नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। धृतराष्ट्र अंध हैं। उन्होंने इस पृथ्वी को भी ठीक से देखा नहीं है। उनके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होता है कि भैया इस पृथ्वी की विशेषता क्या है, जिस भूभाग के लिए मेरे बेटे मरे जा रहे हैं, जिस भूभाग के लिए पांडव लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, जिस भूभाग के लिए ओ हो कितने सारे राजा एकत्रित हुए हैं। तो कहते हैं संजय इमे महीपाला सूरा युद्धाभिनंदिनः अन्योनम अभिनिघ्नन्ति शस्त्रै उच्चावचैरिव। भाई ये एक तरह तरह के शस्त्रों को लेके एक दूसरे को मारने के लिए ये सारे राजा जो तैयार हुए हैं ना, ये राजा जिसके लिए मारने के लिए मरने मारने पे उतारो हैं, मन्ये बहुगुणा भूमि। मैं समझता हूं ये भूमि जो है ये बड़ी ही बहुमूल्य है, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं। तो जरा मेरे सामने इस पृथ्वी का वर्णन करो, इस भूमि का वर्णन करो कि क्या इसका वैशिष्ट्य है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों लोग इसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब संजय ने ये सुना, अब तो महर्षि वेदव्यास के पास से उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, तो खाली युद्ध ही नहीं, वो पूरी भूमि और अगर सैटेलाइट की तरह से हैं तो जैसे गूगल इस समय सब कुछ आपको दिखा देता है, वो सब कुछ देख सकते हैं और बता सकते हैं। कुछ बातें पे ध्यान दीजिए। कहते हैं कि ग्राम्याणाम पुरुषः श्रेष्ठा, जो ग्राम्य लोग हैं उनमें पुरुष लोग श्रेष्ठ होते हैं, और जो जंगली हैं उनमें सिंह श्रेष्ठ होता है, और सर्वेषामेव भूतानाम अन्योन्योपजीविना। लेकिन इतना याद रखिए, चाहे पुरुष हो यानी मानवीय सृष्टि हो, चाहे प्राणी संस्कृति हो, सब अन्योन्य जीवी होते हैं। सभी अपने से कमजोर का शिकार करते हैं और उसके ऊपर शासन करते हैं। यही पद्धति है और इसी प्रकार से इस पूरे संसार का चक्र चला करता है। यहां उद्भिज, स्थावर 5 प्रकार की जातियां हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, त्वक्सारा, तृणजातया, ये 5 प्रकार की जातियां हैं वनस्पति की। ये जितनी चीजें हैं ये सब इस पृथ्वी पर ही उत्पन्न होती हैं। 7 प्रकार के अरण्यवासी हैं, 7 प्रकार के ग्रामवासी हैं। पशुओं की बात करते हैं, अरण्यवासियों की बात करें तो सिंह, व्याघ्र, वराह, महिष, हाथी, रीछ, वानर, ये 7 प्रजातियां वन की हैं। इसी प्रकार से गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खच्चर और गधे, ये 7 प्रकार के प्राणी ये नगरीय संस्कृति में या ग्राम्य संस्कृति में रहने वाले हैं। लेकिन ये जो कुछ आपको बताया है, भूमौ च जायते सर्वम, ये सारे पृथ्वी पे पैदा होते हैं। भूमौ सर्वम विनश्यति, और इस पृथ्वी में ही सब मिल जाते हैं। देखिए, ताल की मिट्टी ताले जाए। अब तो पक्के घर बनने लग गए हैं, बातें बदल गई हैं, इसलिए तालाब ही खत्म हो गए। नहीं तो प्रत्येक गांव के बाहर एक तालाब हुआ करता था। बारिश होती थी, पूरे गांव का पानी उसी तालाब में आता था। और जब ठंडी के बाद गर्मी आती थी, धीरे धीरे तालाब का पानी सूख जाता था। उस तालाब में अपने आप अंदर ऐसा कीचड़ तैयार हो जाता था जिसको हम चिकनी मिट्टी बोला करते थे, और उस मिट्टी को खोद खोद के लोग अपने घरों पे ले जाते थे और घर की सारी दीवारों को उनसे लेसा जाता था। उसकी छत के ऊपर उसका एक लेयर चढ़ाया जाता था, जिससे कि जब बारिश होती थी ना तो वो उसके घर को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन जब बारिश की बूंदें गिरती थी तो वही मिट्टी धुलनी शुरू होती थी छत पे से, और वो धुलते धुलते फिर पनारों के माध्यम से फिर वो गली और रास्तों पे होती हुई और फिर उसी तालाब में पहुंच जाया करती थी। इसलिए कहावत है कि ताल की मिट्टी ताले जाए, पानी हो पताले जाए। अब आप समझिए कि जल तो पाताल लोक को चला जाता है, क्योंकि वो पाताल से आता है पानी, और मिट्टी ताल की होती है, वो ताल में चली जाती है। यहां कुछ इसी प्रकार की बात है कि भूमौ च जायते सर्वम, इसी पृथ्वी में से इन सब का जन्म होता है। ये पूरी सृष्टि जो है, भूमौ सर्वम विनश्यति, और मरने के बाद सब के सब इस जमीन में ही समा जाते हैं।
चाहे किसी को जला दो तो राख होकर के इस मिट्टी में मिल जाएगा, और दफना देंगे तो वैसे इस मिट्टी में मिल जाएगा। भूमि प्रतिष्ठा भूतानाम भूमिरेव परायणम। अब भैया ये भूमि ही, किसके पास कितनी जमीन है वही उसकी प्रतिष्ठा का माध्यम हुआ करता है। भाई 100 बीघा जमीन का मालिक है, हाँ बड़ा ऊंची पार्टी है, और वही उसके जीवन का आधार रहा है। भाई खाना पीना उठना बैठना जो कुछ है सबके लिए भूमि चाहिए, तो भूमि इस प्रकार से है ही इतनी श्रेष्ठ, तो इसके लिए लड़ना मारना और मरना मारना ये बड़ा स्वाभाविक है। फिर तो पंचमहाभूतों का वर्णन किया है, सुदर्शन द्वीप का वर्णन करते हैं। ये जो सुदर्शन द्वीप है, इसी द्वीप के जितने भूभाग हैं उनका सबका वर्णन यहां किया जाता है, और इसी के अंतर्गत सुदर्शन के वर्ष, यानी सुदर्शन नाम का जो द्वीप है, सुदर्शन क्यों नाम होगा? उस समय तो यथा गुणा तथा नामा, जैसे गुण होते थे वैसे ही नामकरण होते थे। तो ये सुदर्शन अगर नाम है तो बड़ा सुंदर द्वीप है, जो दर्शनीय द्वीप हुआ करता था उसको सुदर्शन द्वीप कहा जाएगा। फिर वहां के वर्ष यानी वहां के नगरों का, नहीं वर्ष यानी वहां के देश का, जैसे हम भारतवर्ष कहते तो भारत देश हुआ, इस प्रकार से वहां के देशों का वर्णन किया, वहां के पर्वतों का वर्णन किया गया है, वहां मेरुगिरी है उसका वर्णन किया गया, गंगा नदी का वर्णन किया गया, और शस यानी खरगोश जैसी इसकी जिसकी आकृति बनती है, इस प्रकार का ये विशिष्ट प्रकार का द्वीप है। इस द्वीप का पूरा वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारत भूमि का भी या भारतवर्ष का भी इसमें समावेश होता है। सुदर्शन द्वीप के वर्णन के बाद महर्षि वेदव्यास के पास से जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, वो संजय उत्तर कुरु प्रदेश का वर्णन करते हैं। फिर भद्रास्व वर्ष का वर्णन करते हैं। माल्यवान ये पूरा प्रदेश है, उस माल्यवान प्रदेश का वर्णन करते हैं। रमणक द्वीप का वर्णन आता है अगले अध्याय में, हिरण्यक का वर्णन आता है, श्रृंगवान का वर्णन आता है, ये पर्वत है, और ऐरावत वर्ष यानी देश है, इसका पूरा वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये सारे वर्णन इसलिए चल रहे हैं कि तरह तरह की कितनी सुंदर सुंदर इस पृथ्वी की सारी जगह हैं, और वो सारे भूमि भाग जो अत्यंत सुंदर हैं वो लोगों को इस प्रकार से आकर्षित करते हैं कि राजा लोग इन भूमि भागों के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। और महाराज वही स्थिति इस समय है भारतवर्ष की। अब क्योंकि इन सभी देशों के राजा यहाँ पे युद्ध के लिए आए हैं, तो उन सबकी जमीनों का वर्णन, उन सबकी संस्कृतियों का एक प्रकार से कि वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अगर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के किसी को पीएचडी करना हो तो भीष्म पर्व की प्रारंभ के कुछ अध्याय 10-12 अध्याय हैं, इनको लेकर के बड़े आराम से बड़ी सुंदर पीएचडी की जा सकती है। भारतवर्ष की नदियों का वर्णन किया गया है, भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाले देशों का वर्णन किया गया है, जनपदों का वर्णन किया गया है, और इसके भूभाग का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें कितनी नदियों का समावेश होता है, कितनी नदियों का वर्णन है। अगर आप देखें तो कुछ नाम आप कहिए तो आपको सुनाएं, वैसे इसमें बहुत रस मुझे तो नहीं पड़ता है, लेकिन गोदावरी नर्मदाम शुरुआत करते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदा बाहुदा महानगरी शतद्रु चंद्रभागा यमुना मही नदी दृषदवती महानदी विपासा विपाट स्थूल वालुका वेत्रवती कृष्णवेणी इरावती वितस्ता पयोष्णी देविका वेदस्मृता वेदवती त्रिदेवा किरीशिनीम चित्रवाहाम चित्रसेनाम। लगभग मैंने यहाँ गणना की है, इन्होंने 100 से अधिक नदियों का वर्णन इसमें है। गोमती धूमपापा वंदना महानदी कौशिकी त्रिदिया कृत्या निचिता लोहितारणीम रहस्याम शतकुंभाम सरयूम चर्मणवती वेत्रवती हस्तिसोमा सरावती पयोष्णी वेणा भीमरथी कावेरी चुलुका। अभी तो बहुत सारी नदियों के वर्णन बाकी हैं। इन सब का वर्णन होने के बाद उस समय के जो महत्वपूर्ण देश हुआ करते थे उन सब का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से विस्तृत वर्णन है, और मैंने कहा कि इसके ऊपर पूरी पीएचडी हो सकती है। यहाँ भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाले नदियों पर्वतों जनपदों इन सब का वर्णन करने के बाद
भारतवर्ष में युगों के अनुसार मनुष्यों की आयु कितनी कितनी हुआ करती थी, इसका वर्णन है। देखिए, इसी महाभारत में आप अन्यत्र ये कुछ दूसरे ढंग से पाते हैं, अन्यत्र इसका स्वरूप बदल जाता है। मैंने याद है कि आपको पहले एक वीडियो में ये बात बताई थी कि चारों युग का मान कितना है, इतना इतना इसकी समय मर्यादा है। और तब मैंने कहा था कि सतयुग में लोगों का आयुष्य 400 साल का था, उसके बाद त्रेता आया तो 300 साल का था, द्वापर आया 200 साल का हो गया। अब यहां ये संख्या 1000 में पाई जाती है कि सतयुग में मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की थी, त्रेता में 3000 वर्ष की थी, द्वापर में 2000 वर्ष की थी। तो भैया आजकल 1000 वर्ष की होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो 100 वर्ष की ही आयु मानी जाती है। तो इस प्रकार के उल्लेख और ये पूरी चर्चाएं यहाँ हुई हैं। अब आप कहेंगे कि साहब आप ये तो क्लियर कीजिए कि वो अच्छा था या ये अच्छा है, वो सच था ये सच है, एक ही जगह दोनों चीज़ों का वर्णन पाया जाता तो हम उसको क्या समझें। तो भैया मैं कई बार ये कहता हूँ कि इतिहास ये संस्कृत साहित्य की सबसे कमजोर कड़ी है, और इस कड़ी को कमजोर बनाने का सबसे बड़ा काल इस काल गणना ने किया है। अगर कोई ऐसा विद्वान हो जो इसको समझ पाए और उसका निश्चित निर्णय ला पाए, तो मैं कहूँगा कि वो बड़ा ही उपकार करेगा इस पूरी भारतीय संस्कृति के ऊपर। क्योंकि अगर एक जगह 400 वर्ष कहे गए हैं और एक जगह 4000 वर्ष कहे गए हैं, तो क्यों ऐसा उल्लेख पाया जाता है? कोई विद्वान व्यक्ति इसकी और बड़ा तह में जाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो इस चीज के जवाब दे पाएगा। यहां 12वें अध्याय में जिस प्रकार के वर्णन है, शाक द्वीप का वर्णन किया, और शाक द्वीप का वर्णन करते करते ये जो हमारा पूरा नवग्रहों का जो तारामंडल है, इस पूरे सौर चक्र का वर्णन करते हैं कि सूर्य का व्यास क्या है, उसमें पाए जाने वाले अन्य ग्रहों की जो परिमाण है उनका वो कितना है, उनका व्यास कितना, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, या क्या उसका है, इन सब चीज़ों का वर्णन। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, चंद्रमा का व्यास जो है वो 11,000 योजन का है। चंद्रमास्तु सहस्राणी राजन एकादश स्मृता विस्कंभेण कुरुश्रेष्ठ है त्रयस्त्रिंशत्तु मंडलम, और उसका मंडल जो है वो 33,000 योजन बताया गया है। देखिए, ये सारी चीजें मैंने कहा कि कोई वैज्ञानिक संदर्भ लेकर के अगर उसको पीएचडी करनी है तो बड़ा सुंदर विषय है, क्योंकि यहाँ पूरे भौगोलिक वर्णन है और उस भूगोल के साथ साथ खगोल का भी वर्णन पाया जा रहा है, और वहाँ पे किस ग्रह की मोटाई कितनी है, किस ग्रह का व्यास कितना है, किस ग्रह की चौड़ाई कितनी है, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। तो ये एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। लेकिन इसके बाद जब 13वां अध्याय आता है तो हमें ये पता चलता है कि संजय युद्ध भूमि से वापस आए हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई, यानी वो सरसैया पे गिर गए हैं। ये समाचार वो देते हैं आकर के धृतराष्ट्र को। तब धृतराष्ट्र कहते हैं भैया ऐसे नहीं, हमें विस्तार से सारी चीजें बताओ। और यहां संजय धृतराष्ट्र को उस भीष्म पर्व की पूरी कथा, यानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह भीष्म को किस प्रकार से सेनापति बनाया गया है या क्या क्या चीजें हुई हैं, उस पूरे कथानक को 14वें अध्याय से शुरू करते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र रोना शुरू करते हैं कि पितामह सरसैया पे गिर गए हैं, और फिर संजय से तरह तरह के प्रश्न करते हैं और संजय उन सभी प्रश्नों के जवाब देना यहां से शुरू करते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है एक प्रकार से भूतकाल में जाकर के जिस प्रकार से सारी चीजों का वर्णन किया जाता है, संजय इस प्रकार से इन घटित हुई घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, देखा उन्होंने सब कुछ लाइव है, लेकिन हमेशा धृतराष्ट्र के साथ बैठे रहे हों, धृतराष्ट्र को वर्णन करते रहे हों, इस प्रकार का संकेत यहां नहीं मिलता है। यहां जो संकेत मिल रहा है कि वो रणभूमि से वापस आए हैं और उन्होंने क्या क्या हुआ भीष्म के साथ या कैसे हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम को जो सुनाया है, उसमें ये पूरा भीष्म पर्व, तो जिसको आप कहते हैं कि भूतकाल में जाकर के वो पूरा वर्णन कर रहे हैं, और इस प्रकार से हमें ये भीष्म पर्व पूरा सुनने को मिलेगा। चलिए, धृतराष्ट्र को जैसे समाचार मिले हैं कि पितामह भीष्म सरसैया पे गिर गए हैं, वो बहुत रोए हैं, बहुत बिलखे हैं, क्योंकि उनको तो ये था
कि पितामह हैं तब तक तो कोई हमें हरा ही नहीं सकता है, और हरा नहीं सकता वो तो एक बात है, लेकिन उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और अगर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है तो उन्हें कोई मार भी नहीं सकता है। यानी ना पितामह मरेंगे और ना ही हस्तिनापुर कभी पराजित होगा। यही तो सबसे बड़ी उनकी शक्ति थी। और वो जब सरसैया पे लेट गए हैं तो धृतराष्ट्र का मन अत्यंत व्याकुल होता है, और किस किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चला है उसको वो संजय से पूछते हैं, और संजय उनको पूरी कथा सुनाते हैं, जिसको हम अगले वीडियो से सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, ये महाभारत का इस प्रकार का कथानक है कि जिसमें हम आपको हर छोटी बड़ी बारीकाई से परिचित करवाते हैं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि मैं आपको ये पूरा जो नदी, वन, पर्वत और गांव, शहर, इन सब का वर्णन आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत नहीं किया है, और मैंने एक ही वीडियो में 8-10 अध्याय पूरे कर दिए। मैं ऐसा करता नहीं हूँ जनरली, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से प्रस्तुत किया है। अगर आपको गूढ़ता के साथ जानना है, जांचना है, तो आप भीष्म पर्व में जाइए और शुरुआत के 12 अध्याय को आप पढ़िए। यहाँ पे आपकी पीएचडी बड़े आराम से हो जाएगी। भौगोलिक इतने सुंदर सुंदर वर्णन है और उनका आप लाभ ले सकते हैं।